नमस्कार, मैं हूं कुशाग्र सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम मोदी सरकार के आने के बाद इंडियन रेलवेज़ को आखिर क्या क्या मिला, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। मतलब कि भाई 2014 के बाद से जब से सरकार बदली है तो उसके बाद से आखिर इंडियन रेलवेज़ मतलब स्पेसिफिक हमारी भारतीय रेल को आखिर क्या क्या फ़ायदा मिला है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज विस्तार से एकदम जानेंगे। भाई जितनी चीज़ें मुझसे हो सकती थी उतनी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो इससे आपको एटलीस्ट ये चीज़ का पता लग जाएगा कि भाई सरकार ने आखिर रेलवे के लिए क्या क्या किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करेंगे, मतलब कि डीएफसी की। अब जो डीएफसी है तो इसमें आप जानते ही होंगे कि भाई दो डीएफसी आते हैं, एक है ईडीएफसी और एक है डब्ल्यूडीएफसी, मतलब कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न वाला आता है लुधियाना से डाकुनी तक और वेस्टर्न वाला आता है मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से यूपी के दादरी तक के। और टोटल मिला के अगर दोनों डीएफसी की बात करें तो 3620 किलोमीटर यहाँ पर आता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे लॉजिस्टिक पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं। अब डीएफसी से क्या होगा कि भाई मालगाड़ियाँ जो है इसमें डायरेक्टली चला करेंगी और तो कोई इसमें गाड़ी जाएगी नहीं, तो सिर्फ मालगाड़ियों के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है। मैंने वीडियो भी बनाया है डीएफसी के ऊपर, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इसके ऊपर सरकार ने 1,24,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, मतलब कि 1,24,000 करोड़, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है और 90% से ज्यादा ये चालू हो भी चुका है। इसलिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पर डीएफसी हो गई, जो कि भाई 2014 के बाद सबसे बड़ा फायदा है। इसके बाद दूसरी चीज की अगर मैं बात करूँ तो वो है बुलेट ट्रेन या फिर हाई स्पीड रेल। अब इसके लिए भी सरकार ने अलग से NHSRCL एक कॉर्पोरेशन का गठन किया था। इसके ऊपर भी वैसे मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं, उससे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी जल्दी में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, मुंबई से अहमदाबाद तक के यहाँ पर एक बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें कि बुलेट ट्रेन चला करेंगी। और इसकी स्पीड कितनी होगी, तो इसकी स्पीड होगी 350 किलोमीटर पर आवर की या फिर 350 किलोमीटर पर आवर की। अब इसके लिए सरकार हमारी 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि भाई इंडिया में भी बुलेट ट्रेन बन रही है जो कि 350 की स्पीड से चलेगी। पूरा का पूरा इसका एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, मतलब कि ब्रिज पे ये चला करेगी। और इसके लिए जापान से समझौता हुआ था, वहीं की यहाँ पर शिनकानसेन बुलेट ट्रेन आएगी। और फिलहाल 2027 तक इसके चालू होने की उम्मीद है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो उस कारण से काम डिले हो गया और साथ ही साथ कोरोना में भी थोड़ा सा काम डिले हुआ था, वरना 2024 तक ये चालू हो जाती थी। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन 2027 में इंडिया में आपको बुलेट ट्रेन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद तीसरे अगर बड़े फायदे की बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बताना चाहूंगा। अब जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है तो देखिए, ये ऐसी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है जिसमें कि अलग से इंजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारी लोकल ट्रेन हुआ करती थी बिल्कुल उसी तरह से ये भी बनाई गई है। पूरे के पूरे इसके पार्ट्स भी ऑलमोस्ट इंडिया के ही हैं। और इन्हें चलाया कहाँ पर जा रहा है, तो देखिए इनको ऐसी जगह पर चलाया जा रहा है जिन दो शहरों का डिस्टेंस 800 किलोमीटर से कम है और जहाँ पर लोगों का आना जाना काफी है, तो वहां पर इन ट्रेन्स को चलाया जा रहा है। इसकी जो सीटिंग है वो आप जानते ही होंगे कि भाई एयरलाइन स्टाइल की सीटिंग है। इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। पहली वाली वंदे भारत नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी और अभी फिलहाल 82 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनल है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, 2047 तक के 4,500 वंदे भारत लाने की सोचा है सरकार ने। और इसकी कॉस्ट कितनी आती है बनाने की, तो देखिए 16 कोच की अगर एक ट्रेन सेट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट लगभग 115 करोड़ रुपए की आती है। लेकिन ज्यादातर रूट पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है वो 8 कोच की ही चल रही है। इसको डिजाइन किया गया था 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन फिलहाल ये 184 में टेस्ट की गई और 160 में चल रही है एक वंदे भारत। बाकी तो सारी 130 में ही चल रही है, क्योंकि ट्रैक ही हमारे भाई उतने हैं। इसमें पूरा का पूरा एसी चेयर कार रहता है और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव क्लास भी रहता है। और अभी हाल फिलहाल में ही इसका स्लीपर वर्जन भी बनाया जा रहा है, जो कि जल्दी आपको ट्रैक्स पर देखने के लिए मिलेंगे कुछ दिनों बाद में, तो वो थोड़ी और लंबी दूरी के लिए यहाँ पर चलाया जा सकेंगे। बाकी ये गाड़ी की मॉडर्न एमेनिटीज कितनी है तो वो आप जाकर मेरे डेडिकेटेड वीडियो में देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक अमृत भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च हुई है। वैसे तो वो सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन नहीं है, उसमें अलग से इंजन लगे हैं, लेकिन एक कैटेगरी की बात करें तो इसी की कैटेगरी में वो आती है, जिसमें कि पूरे के पूरे स्लीपर कोच लगाए गए हैं जो कि नॉन एसी रहेंगे। और साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड सर्विस की बात करूं तो वहां पर वंदे मेट्रो लाने की भी तैयारी है, जो कि कुछ दिनों में ही आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ नमो भारत एक्सप्रेस RRTS के रूप में भी चलाई जा रही है, जो कि दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करती है। अभी फिलहाल वो भी ऑपरेशनल है, लेकिन पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। तो इन सब के मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद फिर मैं अगर आपको सबसे बड़ा फायदा बताऊं मोदी सरकार के आने के बाद, तो इन्होंने देखिए यहाँ पर एलएचबीफिकेशन बहुत ज्यादा तेजी से किया। अब भाई जितने भी हमारे पुराने ICF कोचेस थे वो स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे और काफी पहले डिजाइन वाले कोचेस थे। वो कंफर्टेबल तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनमें बुराई ये चीज की थी कि भाई जब भी एक्सीडेंट होता था तो वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होते थे, जिस कारण से इसमें कोई भी एक्सीडेंट होने पर लोगों की मौत बहुत ज्यादा हो जाती थी। अगर छोटा भी एक्सीडेंट रहा तब भी यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग मरते थे, जिस कारण से यहाँ पर LHB कोचेस को लॉन्च किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ है। और उन कोचेस के कंपैरिजन में अगर इनका एक्सीडेंट होता है तो इतने लोग कभी भी नहीं मरते हैं। और इनमें थोड़ी सी मॉडर्न फैसिलिटीज भी दी गई है, जैसे कि इनको थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि उतने हो नहीं पाए, लेकिन
लेकिन तब भी इनमें और भी कई सारी फैसिलिटीज लॉन्च करी गई है। तो सेफ्टी के मामले में काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिस कारण से सरकार ने डिसीजन लिया था कि भाई इंडिया की सारी गाड़ियों को सबसे पहले तो LHB कोचेज में कन्वर्ट किया जाएगा। और फिलहाल अभी आप उसका असर भी देख रहे होंगे, लगभग 31,000 से ऊपर LHB कोचेज बनाए जा चुके हैं अब तक, और लगातार ये बन ही रहे हैं। हर एक LHB कोच की कॉस्ट आती है 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के, और इसमें जो जनरेटर कार लगाया जाता है उसकी 3 करोड़ रुपए कॉस्ट आती है। फिलहाल इसे कौन सी फैक्ट्रीज बना रही हैं, तो देखिए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली और साथ ही साथ रेल कोच फैक्ट्री लातूर, यानी कि 4 फैक्ट्रीज इसको बना रही है। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि भाई पुराने ICF कोच यहाँ पर बंद हो जाएंगे और LHB कोच ही आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ पर LHBफिकेशन किया गया, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, यहाँ पर कई सारे हमारे कोचेस को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। कई सारे कंट्रीज ने इनकी डिमांड रखी है, और मोजाम्बिक, बांग्लादेश, नेपाल जैसे कंट्रीज को यहाँ पर कई सारे कोचेस एक्सपोर्ट भी करे जा चुके हैं। और ये पूरे के पूरे स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं विस्तार से, आपको अगर समझना हो तो। इसके बाद यहाँ पर उत्कृष्ट कोच को भी लाया गया। अब उत्कृष्ट कोच का मतलब ये है कि भाई जितने भी पुराने ICF कोच थे, तो देखिए उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, और उसके वॉशरूम वगैरह भी एकदम पहले के थे, लाइटिंग वगैरह भी एकदम पहले की थी। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर मॉडर्नाइज किया गया और उन कोचेस को उत्कृष्ट किया गया, मतलब कि थोड़ा सा और अच्छा किया गया। उसमें कई सारी मॉडर्न फैसिलिटीज लॉन्च हुई। इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं सारे वीडियोस की लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जो भी वीडियो विस्तार से जानना है आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बाकी कोचेस थे उनको उत्कृष्ट कोच में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन उसमें जो कलर है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया। आप जानते होंगे कि भाई पहले ब्लू और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में ICF कोच रहा करते थे, जो कि इंडियन रेलवेज का अभी तक का सबसे बेस्ट कलर स्कीम थी, और उसको हटा के यहाँ पर इन्होंने येलो कलर कर दिया है इन उत्कृष्ट कोचों में, जो कि बहुत ही खराब लगते हैं और गंदे भी काफी ज्यादा जल्दी होते हैं। तो इन्होंने सोचा कुछ और हुआ कुछ, ऐसा यहाँ पर काम हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट यहाँ पर डेवलपमेंट तो किया गया, इसलिए मैं यहाँ पर उतनी बुराई नहीं करूंगा। अब इसके बाद यहाँ पर अगले फायदे की मैं अगर आपको बात करूं, तो देखिए यहाँ पर कवच एंटी रेल कॉलिजन डिवाइस जो है वो लगभग हर जगह अब लगाए जाएंगे। अब भाई कवच क्या है, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इसका मतलब समझाऊं तो ये ऐसा भाई डिवाइस है कि 2 ट्रेन्स को ये आपस में टकराने से रोकेगा। अगर भाई लोको पायलट कोई सिग्नल को भूल जाता है तो ये अपने आप गाड़ी को रोक देगा, और भी यहाँ पर अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी, तो ये यहाँ पर ट्रेन को रोक दिया करेगा। इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो जानने के लिए आप अलग से वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको बाकी ये बता दूं कि भाई ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम जो TPWS डिवाइसेस रहते हैं उसका एक सब टाइप है, और इसको RDSO ने बनाया है, मतलब कि हमारे इंडिया में ही ये बना है, और यूरोप की टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा सस्ता भी है। तो पहले तो ये उतना ज्यादा लगाए नहीं गए थे, लेकिन जब से कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई थी, तो उसके बाद से यहाँ पर डिसाइड किया गया कि भाई पूरे इंडिया में 34,000 प्लस किलोमीटर में कवच सिस्टम को लगाया जाएगा हर जगह, जिससे कि 2 ट्रेन को आपस में टकराने से रोका जा सके। और भी बाकी इसके कई सारे फीचर्स हैं, आप जाकर वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब यहाँ स्पीड इंक्रीज करने की तैयारी लगातार चल रही है। फिलहाल तो उतनी स्पीड को इंक्रीज नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर इंडियन रेलवेज की स्पीड की भी बढ़ोतरी करी जा सके। अब भाई पहले ICF कोच जितने भी थे वो सारे के सारे 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते थे, लेकिन अब मोस्टली गाड़ियों को यहाँ पर 130 की स्पीड से चलाया जा रहा है, जितनी भी LHB हो गई है। और 2 गाड़ियां यहाँ पर 160 की स्पीड में भी चल रही है, जिसमें कि एक वंदे भारत है और दूसरी गतिमान एक्सप्रेस है। तो फिलहाल तो उतनी स्पीड नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे भाई स्पीड इंक्रीज यहाँ पर करी जाएगी। इसके लिए भी बहुत ज्यादा बजट अब फिलहाल अलॉट हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि भाई स्पीड को भी इंक्रीज किया जाएगा धीरे धीरे। इसके बाद फिर मैं अगर आपको सबसे बड़े फायदे के बारे में बताऊं, तो मोदी सरकार के आने के बाद सबसे बेस्ट डिसीजन एक और लिया गया कि भाई 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा पूरे के पूरे इंडियन रेलवेज में, जिसके लिए टोटल 15,000 करोड़ रुपए दिए गए, और ये भी फिलहाल 90% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि भाई 100% इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों जरूरी है। अगर बेसिक से शब्दों में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर डीजल इंजन को खत्म करना था। अब डीजल इंजन में बहुत ज्यादा डीजल लगता है, और इन इंजन की एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा कम रहती है इलेक्ट्रिक इंजन के मुकाबले। और डीजल आप जानते हैं कि भाई इंडिया में तो होता नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है हमें, जिस कारण से बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती थी डीजल इंजन को चलाने में। और वहीं इलेक्ट्रिसिटी का तो ऐसा है कि भाई हमारे पास बहुत सारा कोयला है, तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी आराम से बना सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जिस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन लगातार किया जा रहा है। अब देखिए इसको ग्रीन एनर्जी तो कहते हैं, लेकिन उतना ग्रीन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोयले का यूज करके ही इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। लेकिन तब भी यहाँ पर एफिशिएंसी की वजह से, और साथ ही साथ इंडिया में ही कोयले के होने की वजह से यहाँ पर रेलवेज को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए लगातार यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि भाई पूरा का पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो भी जाएगा पूरे इंडियन रेलवेज में, जिसके बाद डीजल इंजन एकदम ही रेयर हो जाएंगे और कभी आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है उनको काफी ज्यादा मॉडर्नाइज किया जा रहा है लगातार। वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज यहाँ पर बहुत सारी दी जा रही है रेलवे स्टेशंस को। अब इसके लिए सरकार ने अलग से एक अमृत भारत स्कीम लॉन्च करी,
जिसमें कि टोटल 25,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं सारे के सारे रेलवे स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। अब इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएगी ये सारे के सारे रेलवे स्टेशन में। अभी फिलहाल 3 रेलवे स्टेशन ऐसे बन भी चुके हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अलग है, जिसमें कि सबसे पहला SMVT बैंगलोर आता है, दूसरा भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आता है और तीसरा गांधीनगर में गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन आते हैं। तो ये 3 अगर आप रेलवे स्टेशन देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे बनाए गए हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसे। और इसी तरह से अब पूरे इंडियन रेलवेज में लगभग हर जगह पर यहाँ पर स्टेशन को बदला जाएगा। टोटल 1309 रेलवे स्टेशन की यहाँ पर लिस्ट तैयार की गई है, जिसे अमृत भारत स्कीम के तहत बदला जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग करी जा रही है लगातार। अब भाई इंटरलॉकिंग के ऊपर भी मैंने अलग सी वीडियो बनाया है, उसमें आप जाकर विस्तार से समझ सकते हैं। फिलहाल बेसिक शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, पहले क्या रहता था कि भाई जो इंटरलॉकिंग रहती थी उसमें मैकेनिकल डिवाइसेस वगैरह का ज्यादा यूज हुआ करता था, जिसको कि अब हटाकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाए जाएंगे। इसी को हम सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग भी कहते हैं। अब इससे देखिए क्या होगा कि भाई स्टेशन मास्टर के केबिन वगैरह में स्पेस की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी। इसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर लगे हैं, जिससे कि अपने आप ही कोई कमी आएगी तो सुधार सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी और रिलायबिलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा काम अब कंप्यूटर से होगा, जो कि थोड़ा आसान है और कन्वीनियंट भी है। वरना पहले यहाँ पर अलग से फिजिकल डिवाइसेस लगाए जाते थे, जिससे कि यहाँ पर सिग्नल को दिया जाता था। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के आने से अब यहाँ पर ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहीं पे मैं आपको साथ साथ ही बता दूं कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम भी लगातार चल रहा है। अब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्या है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसी में आपको विस्तार से बातें समझ में आएगी। अगर जल्दी में मैं आपको समझाऊं तो देखिए, इसका मतलब ये है कि भाई बहुत सारी गाड़ियों को एक साथ यहाँ पर चलाया जा सकेगा। भाई जो पहले का सिस्टम रहता था उसके हिसाब से यहाँ पर 2 स्टेशन के बीच में एक ही गाड़ी चल सकती है, लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में ऐसा हो जाएगा कि हर 4 सिग्नल के पीछे एक गाड़ी यहाँ पर चल सकती है। इसके नुकसान भी है और इसके फायदे भी हैं, आप जाकर वीडियो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ पर ट्रेन को कभी ट्रैक नहीं किया जा सकता था। अब जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है तो इसके बाद यहाँ पर NTES ऐप के जरिए ट्रेन को ट्रैक किया जा सकता है। और इसके अलावा कई सारे अब तो मोबाइल एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गए हैं, जिनसे कि आप अपनी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं और ट्रेन कितनी लेट है इसका अंदाजा लगा के डायरेक्टली जब गाड़ी आ रही होगी तभी स्टेशन में जा सकते हैं। तो इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा हुआ होगा। वैसे इसमें सरकार का उतना रोल नहीं है, ये चीज तो होना ही था भाई, जैसे जैसे मॉडर्न होती दुनिया। अब फोन सबके पास है तो ये चीज भी आनी ही थी अपने आप। इसके बाद यहाँ पर जो ट्रैक्स हैं, जो पहले से एग्जिस्टिंग ट्रैक्स हैं, उनको डबलिंग किया जा रहा है, ट्रिपलिंग किया जा रहा है या फिर क्वाड्रिपलिंग भी किया जा रहा है। मतलब कि जहाँ पर भी सिंगल ट्रैक थे और ऐसी जरूरत थी कि भाई वहाँ पर और एक ट्रैक बने, जिससे कि अप डायरेक्शन की गाड़ियाँ अलग चल सके और डाउन डायरेक्शन की गाड़ियाँ अलग चल सके, जिससे कि ट्रेन का मूवमेंट ज़्यादा हो सके। तो वहाँ पर डबलिंग करी जा रही है। जहाँ पर 2 ट्रैक्स थे और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर ट्रिपलिंग करी जा रही है लाइन्स की। और कई कई जगह पर तो क्वाड्रिपलिंग भी किया जा रहा है, मतलब कि 2 लाइन्स अगर पहले से थी तो 2 लाइन्स और बनाई जा रही है साथ में, जिससे कि ट्रैफिक को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके और आराम से सारी की सारी गाड़ियाँ पास हो सके। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत जरूरी थी। और साथ ही साथ नई रेलवे ट्रैक्स तो बिछाई जा रही हैं हर जगह, वो तो आप जानते ही होंगे, उसके बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसका भी बहुत तेजी से काम हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर डबलिंग, ट्रिपलिंग और क्वाड्रिपलिंग भी लगातार करी जा रही है ट्रैक्स की। इसके बाद बहुत सारे बाईपासेस बना रहे हैं अभी, जिसको कि ग्रेड सेपरेटर भी कहा जाता है रेलवेज की टर्म में। अब जिसमें कि सबसे मेन एग्जाम्पल मैं आपको इटारसी और कटनी के दे सकता हूँ। अभी फिलहाल मैंने लेटेस्ट ही वीडियो इटारसी के ग्रेड सेपरेटर पे बनाया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि भाई नॉर्थ साउथ एक ग्रेड सेपरेटर बनाया गया है इटारसी जंक्शन में, जिससे कि क्या होगा कि इटारसी रेलवे स्टेशन को ट्रेन डायरेक्टली स्किप करके अलग से बाईपास वाली लाइन से जा सकती हैं, जिससे कि यहाँ पर समय की बचत होगी और साथ ही साथ स्टेशन के ट्रैफिक को भी थोड़ा सा कम किया जा सकेगा, जिससे कि गाड़ियाँ आराम से चल सके। अब इससे भी रेलवे को काफी ज्यादा मुनाफा होगा, इसलिए हर जगह पर ग्रेड सेपरेटर बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही कई सारे जगह पर कॉर्ड लाइन्स भी बनाई जा रही है। अब जहाँ जहाँ पर भी देखिए इंजन को रिवर्स करना पड़ता था, तो वहाँ पर अब सिस्टम को चेंज करके डायरेक्टली एक लाइन अलग से बिछा दी जाती है, जिससे कि सीधा गाड़ी आराम से मुड़ जाए और इंजन रिवर्स करने का टाइम जो है वो बच जाए। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन टिकटिंग सर्विस जो है आ गई है, मतलब कि जिसमें कि UTS ऐप से आप अनरिजर्व टिकटिंग या फिर जनरल टिकट बुक कर सकते हैं और IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से आप ट्रेन की टिकट्स को डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर घर बैठे भी अब आपकी टिकट्स बुक होने लग गई हैं। इसके बाद फिर यहाँ इंडियन रेलवेज में कई सारी नई फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, जो कि लगातार उत्पादन को बढ़ा रही हैं, कोचेस के, लोकोमोटिव्स के और साथ ही साथ अलग अलग चीज़ों के। जिसमें कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए रेल कोच फैक्ट्री लातूर में, उसके बाद रायबरेली में जो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री बनी है, ये भी अभी 2014 के बाद में ही बनी है। और साथ ही साथ पटियाला में एक डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स था, जिसको कि अब बदल के पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब इंजन भी बन रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो CLW है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इसकी भी उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है और डकुनी में इसकी अलग से एक यूनिट भी खोली गई है। तो ऐसे ही कई सारी यहाँ पर फैक्ट्रीज बन रही हैं, जहाँ पर लगातार इंजन्स और कोचेज एक्सेट्रा बन रहे हैं। इसके बाद अगर मैं मालगाड़ी की बात करूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायदा मालगाड़ी को ही हुआ है। सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवेज में मालगाड़ियाँ ही चलने लग गई है 2014 के बाद से। लगातार इस चीज़ पे काम हुआ है। टोटल अगर मैं फ्रेट वैगन्स की बात करूँ अभी फिलहाल,
तो वो है 3,18,196 या फिर 3,18,196 वैगन्स अभी तक फिलहाल यहाँ इंडियन रेलवेज में बनाया जा चुके हैं। और अगर पैसेंजर कोचेस से कंपेयर करूँ तो देखिए 84,863 पैसेंजर कोच है फिलहाल, और उसी के मुकाबले फ्रेट वैगन्स यहाँ पर 3,18,000 है। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई लगभग 3 गुना यहाँ पर मालगाड़ियों के वैगन्स है इंडियन रेलवेज में, जिससे कि यहाँ पर मालगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा भी इंडियन रेलवेज को मालगाड़ियों से ही होता है। और अब आप देख रहे होंगे कि डीएफसी अलग से मालगाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पर भी लाइंस की ट्रिपलिंग करी जा रही है, डबलिंग करी जा रही है, क्वाड्रिपलिंग किया जा रहा है, तो वो भी मेन मालगाड़ियों के लिए ही किया जा रहा है कि भाई मालगाड़ियाँ भी अपने बराबर समय से चलते रहें, जिससे कि इंडियन रेलवेज को लगातार मुनाफा होते रहे, क्योंकि भाई पैसेंजर ट्रेन से उतना मुनाफा नहीं है इंडियन रेलवेज को जितना मालगाड़ियों से होता है। अब जो मालगाड़ियों के डिब्बे होते हैं तो वो इंडियन रेलवेज डायरेक्टली नहीं बनाती है, लेकिन कंपनीज को ऑर्डर दिया करती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज को लगातार ऑर्डर दिए जा रहे हैं मालगाड़ियों के डिब्बे को बनाने के लिए, और लगातार यहाँ पर मालगाड़ी बहुत ज्यादा चल रही है। और सिर्फ मालगाड़ियों के चलने की वजह से ही मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवेज में अब ये रोना खत्म हो गया है कि भाई इंडियन रेलवेज घाटे में है। पहले सारी सरकारें रोया करती थी कि भाई हमारी रेलवे घाटे में है, हमारी रेलवे घाटे में है। अब लेकिन ये चीज पूरी की पूरी बदल चुकी है, और अब फाइनली ये चीज को कहा जा सकता है कि इंडियन रेलवेज एक भी घाटे में नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा मुनाफे में चल रही है, और आगे चल के तो और ज्यादा यहाँ पर फायदा बढ़ते ही चले जाएगा। इसके बाद देखिए जो बहुत ज्यादा मुश्किल जगह है वहां पर भी रेलवे ट्रैक्स को बनाया जा रहा है। अब जैसे कि कश्मीर में यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स बन रही हैं, उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स तक यहाँ पर रेलवे अब पहुंच चुकी है, जिसमें कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम शामिल है, और साथ साथ सिक्किम पर भी अब लाइन बनाई जा रही है। तो इतनी मुश्किल टेरेन में भी यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स को लगातार बिछाया जा रहा है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, और रेलवे के बनने के बाद यहाँ पर लोगों का भी आराम से आना जाना चलता रहेगा। इसके बाद देखिए जो हमारी पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी, जो कि हर स्टेशन पर रुका करती है पैसेंजर ट्रेन, तो इनको भी अब यहाँ पर नॉर्मल गाड़ी से हटाकर मेमू ट्रेन में कन्वर्ट किया जा रहा है लगातार, जिसमें कि अब बहुत सारी मेमू ट्रेन चल रही हैं। अब देखिए मेमू ट्रेन बिल्कुल लोकल ट्रेन की तरह होती है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसमें ब्रेकिंग भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है और एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, और साथ ही इंजन लेस गाड़ियां होती हैं, जिस कारण से यहाँ पर बहुत जल्दी जो है पैसेंजर ट्रेन पहुंच जाया करती है अपने डेस्टिनेशन पर, और लोगों के लिए भी यहाँ पर बेसिक अमेनिटीज उसमें थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसके बाद यहाँ पर फॉग सेफ डिवाइस लॉन्च किए गए, जो कि सारे इंजन में लगाए जाते हैं। अब भाई जब भी कोहरा पड़ता है ठंडियों के टाइम पर, तो नॉर्थ में आप जानते ही हैं कि भाई कितना ज्यादा कोहरा पड़ता है, तो उस टाइम पर लोको पायलट्स यहाँ पर आराम से गाड़ी चला पाएं, उसके लिए फॉग सेफ डिवाइस यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं कैसे ये काम करता है। इसके अलावा फायर अलार्म सिस्टम भी लगाया गया है सारे कोचेज में। तो फायर अलार्म सिस्टम से ये होगा कि भाई जब भी यहाँ आग लगने की घटना होती है कोचेज में, तो एकदम से अलार्म बजेगा और साथ ही साथ गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप ही रुक जाएगी, जिससे कि यहाँ पर लोगों को बचाया जा सकेगा जब भी यहाँ पर आग लगती है गाड़ी में। इसके बाद यहाँ पर ट्रेन में बायो टॉयलेट्स लगाए गए हैं। अब भाई बायो टॉयलेट का पूरा मैकेनिज्म क्या है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हर गाड़ी में बायो टॉयलेट्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो इसके बाद ऐसा हो गया है भाई कि सारी की सारी रेलवे ट्रैक्स में अब गंदगी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर जितना भी गंदा मटेरियल सब कुछ रहता है, वेस्ट मटेरियल जो फिर रहता है ह्यूमन वेस्ट, तो वो सारा का सारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और बैक्टीरिया उसे नष्ट कर देता है, जिससे कि यहाँ पर डायरेक्टली रेलवे ट्रैक्स पर वेस्ट नहीं गिरता है। तो ये यहाँ पर बायो टॉयलेट्स का फायदा हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर जीपीएस टेक्नोलॉजी लगाई गई है सारे के सारे इंजन में, जिससे कि ट्रेन को ट्रैक किया जा सकता है। यहाँ पर सारे के सारे रेलवे स्टेशन में वाईफाई सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि यहाँ पर आपको मुफ्त में वाईफाई मिलता है। एलईडी लाइट्स यहाँ पर हर जगह लगाई गई हैं सारे के सारे कोचेज में या फिर सारे के सारे स्टेशंस में, जिससे कि यहाँ बिजली की बचत हो रही है। सीसीटीवी कैमरास हर जगह इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एसी कोचेस को यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, स्लीपर कोच या फिर नॉन एसी कोच यहाँ पर अब काफी ज्यादा कम हो गए हैं, जिससे कि थोड़ा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश करी जा रही है। इसके बाद फिर यहाँ पर जितनी भी हमारी नैरो गेज की ट्रेन थी या फिर मीटर गेज की ट्रेन थी, मतलब कि जो हमारी छोटी वाली गाड़ियाँ चला करती थी, उनको बंद करके उनके ट्रैक्स को अब यहाँ ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब कि उनकी जगह पर यहाँ पर अब बड़ी गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। फिर यहाँ पर रेलवे का जो डिजिटलाइजेशन है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है, और यहाँ पर जो हमारी क्रिस है, मतलब कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसने लगभग यहाँ पर पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन का जिम्मा संभाल लिया है, और एम्प्लॉयज के लगभग सारे काम यहाँ पर अब डिजिटल हो चुके हैं, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे अलग से जो एम्प्लॉयज हुआ करते थे उनको हटा दिया है इंडियन रेलवेज ने। मतलब अब उनकी कोई जरूरत ही नहीं रही, डायरेक्टली यहाँ डिजिटलाइज होने से बहुत सारे एम्प्लॉयज कम हो गए, जिससे कि रेलवे को यहाँ बहुत ज्यादा पैसा बच रहा है। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी, मिनरल, सीमेंट और पोर्ट, तो ये जहां जहां पर भी है तो वहां पर अलग से कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं ट्रैक्स के, जिससे कि ये जितना भी सामान है तो ये आराम से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए या फिर फैक्ट्रीज तक पहुंच जाए, जिससे कि यहाँ पर इकोनॉमी को बढ़त मिलते रहे लगातार। फिर यहाँ पर एक और मैं अगर आपको सबसे बड़े फायदे की बात बताऊं तो यहाँ पर रेल मदद ऐप एक बहुत ही अच्छी चीज लाई गई सरकार के द्वारा। अब रेल मदद ऐप में आप कोई भी कंप्लेंट डालते हैं तो उसका तुरंत सॉल्यूशन होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फायदा फिलहाल यहाँ पर हो गया है कि आपकी कोई भी अगर कंप्लेंट है तो आप रेल मदद ऐप में डाल सकते हैं और उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन भी मिलता है। या फिर 139 नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो वहां पर भी यहाँ पर कंप्लेंट एक्सेट्रा दर्ज हो सकती है। तो यहाँ पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करी गई है इंडियन रेलवेज द्वारा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भाई 2014-15 के पहले, जब मोदी सरकार नहीं थी, तो उसके पहले यहाँ
पर जो बजट था तो वो था लगभग 29,000 करोड़ रुपए का, और अब 2024-25 का जो बजट बना है तो वो यहाँ पर है 2,55,000 करोड़ का, मतलब कि 2,55,000 करोड़ का। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो बजट है वो मोदी सरकार के पहले से अभी तक के 9 गुना तक बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भाई बजट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भाई रेलवेज के ऊपर इतना कम खर्चा होता था और अब रेलवेज के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। एकदम से यहाँ पर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हर जगह यहाँ इंडियन रेलवेज में चल रहा है। जहाँ पर भी आप जाएंगे डेवलपमेंट ही देखेंगे। लोकोमोटिव्स को यहाँ पर लगातार बढ़ाया जा रहा है। WG9 यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जितना हो सके उतना मोदी सरकार के आने के बाद आपको इंडियन रेलवेज के फायदे के बारे में समझा दिया। देखिए, इस चीज़ में सरकार की तारीफ तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी कि हाँ भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इन्होंने डेवलप किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं सिर्फ इतना ही नहीं है। यहाँ पर मैंने इतनी देर का वीडियो बनाया तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि भाई यहाँ सिर्फ काम ही काम हुआ है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी है जो सुधारने के लिए बाकी है और बहुत सारी कमियाँ अभी भी इंडियन रेलवेज में मौजूद है। तो उन कमियों को अगर मैं इस वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए उसको मैं एक अलग वीडियो में छोड़ देता हूँ। तो मोदी सरकार के आने के बाद अभी भी क्या क्या चैलेंजेस है इंडियन रेलवेज के लिए, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल क्या क्या फायदे यहाँ पर इंडियन रेलवेज को हुए या फिर क्या क्या काम यहाँ इंडियन रेलवेज में हुए, तो ये चीज़ आपने अच्छे से जान ली होगी एकदम विस्तार से। तो अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी मैंने आपको वीडियो बताए तो उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आप विस्तार से समझ सकते हैं भाई जो भी चीज़ है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।